हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का एग्री टू कल्चर फैमिली के इस यूट्यूब चैनल पे। तो कल हम लोगों ने प्रीलिम्स एग्जाम प्रैक्टिस सेट जो 1 है उसको कंप्लीट किया। 25 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पैटर्न में जिस तरीके से आने वाला है, भले ही यहाँ पर ऑप्शन 4 है, लेकिन जो 29 अगस्त प्रीलिम्स का एग्जाम होना है उसमें एग्रीकल्चर का जो पोर्सन है उसका हम लोग यहाँ पर सेक्शन कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आप सभी को कल वाला क्लास अच्छा लगा होगा। अच्छा खासा आप लोगों ने रिस्पॉन्स दिया, कमेंट करके बताया आपने कि कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, कितना मार्क्स आपका बन रहा है। तो थैंक यू आप सभी का। ठीक है, तो आज की जो क्लास होने वाली है ये प्रैक्टिस सेट 2 रहने वाला है। आज ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है, एग्जाम ओरिएंटेड ये क्लास रहने वाला है। चलते हैं आज की इस क्लास में, देखते हैं दूसरा सेट क्या है। तो यहाँ पर कल के जैसा ही इंस्ट्रक्शन है, सेम क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ना है, ऑप्शन को देखना है और फिर आंसर को अच्छे तरीके से नोट करना है। ठीक है, 10 से 15 सेकंड में तुरंत नोट कर लेना है। हर क्वेश्चन का जो एनालिसिस है क्वेश्चन के साथ साथ किया जाएगा, एकदम जो जो पॉइंट बनेगा वो यहाँ पर क्लियर होते जाएगा। ठीक है, एंड में 25 में से आपका स्कोर कितना बन रहा है वो कमेंट करके बताना है और कैटेगरी बताना है किस कैटेगरी से आप है। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि इस एग्रीकल्चर सेट को, इस प्रैक्टिस सेट को कोई भी स्टूडेंट दे सकते हैं। जितने भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है, चाहे वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो इसको दे सकते हैं। लेकिन ये आईपीएस एएफओ का प्रीलिम्स के लिए है। आपको अच्छे से पता होगा कि अगर आप आईपीएस एएफओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बाकी के जितने एग्जाम है वो ऑलरेडी कवर होते जाएंगे। इसीलिए जितने भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है वो इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आज की क्लास में, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो ये रहा एग्री टू कल्चर फैमिली का प्रैक्टिस सेट 2। ठीक है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन ही आपके सामने स्कीम से है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, ऑन विच डेट वाज द नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स ऑयलसीड अप्रूव्ड। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन जो है तिलहन को किस तिथि को स्वीकृति दी गई थी। ठीक है, स्कीम से क्वेश्चन है 3 अक्टूबर 2024, 1 फरवरी 2026, 15 अगस्त 2024, 12 जनवरी 2025। तो यहाँ पर 10 से 15 सेकंड का टाइम लीजिए और अच्छे तरीके से आंसर को नोट कीजिए। ठीक है, लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि कितना यहाँ पर आप क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स की बात करेंगे तो इसको यहाँ पर अप्रूवल मिला था 3 अक्टूबर 2024 को। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। इस मिशन की बात करेंगे तो 2030-31 तक, कब से 2030-31, ठीक है, 7 सालों में यहाँ पर जो तेल का प्रोडक्शन है, जो तिलहन है, इसके उत्पादन को कितना करना है, 69.7 मिलियन टन। ठीक है, और इसके लिए जो फाइनेंशियल आउटले तैयार किया गया है वो कितना है, फाइनेंशियल आउटले की बात करेंगे तो ये कितना रखा गया है, तो 10,103 करोड़ CR। ठीक है, इनमें कौन कौन सा क्रॉप इंक्लूड है, तो जितने भी यहाँ पर तिलहन के क्रॉप है, जैसे कि सरसों हो गया, मूंगफली हो गया, सोयाबीन हो गया, सूरजमुखी हो गया, ये सब यहाँ पर इंक्लूड है। तो इसका जो सही आंसर है पहला क्वेश्चन का वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर इस स्कीम के बारे में पूरा डिटेल लिखा हुआ है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अप्रूवल डेट की बात करेंगे तो 3 अक्टूबर 2024। तो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है। ठीक है, इंग्लिश में बात करेंगे तो अक्टूबर 3, 2024। टोटल आउटले की बात करेंगे, फाइनेंशियल आउटले की, तो ये कितना है, 10,103 करोड़। ठीक है, 7 सालों के लिए। प्राइमरी टारगेट की बात करेंगे, इसका टारगेट क्या है, तो 2030-31 तक जो प्राथमिक तिलहन उत्पादन है इसको 69.7 मिलियन टन तक पहुंचाना है। ठीक है, इंक्रीज प्राइमरी ऑयलसीड प्रोडक्शन टू 69.7 मिलियन टन बाय 2030 से 2031 तक। ठीक है, फोकस क्रॉप की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, अरंडी, कैस्टर। ठीक है, ये सब यहाँ पर जो क्रॉप है ये इंक्लूड है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू सोइल साइंस द फिजिकल प्रॉपर्टी दैट एक्सप्रेस द रिलेशन प्रोपोर्शन ऑफ सोइल पार्टिकल्स सैंड, सिल्ट एंड क्ले इज नॉन एज। मृदा विज्ञान के अनुसार मृदा कणों की सापेक्ष अनुपात जो बालू, गाद, मृतिका, यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, ठीक है, सैंड, सिल्ट एंड क्ले को व्यक्त करने वाले भौतिक गुण को क्या कहा जाता है। मृदा संरचना, सोइल स्ट्रक्चर, सोइल पोरोसिटी, मृदा सघनता, सोइल डेंसिटी, मृदा कणाकार, सोइल टेक्सचर। तो ये क्या कहलाता है, तो यहां पर अगर पहला ऑप्शन मृदा संरचना की बात करेंगे, सोइल स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो इसमें क्या होता है, ये अरेंजमेंट होता है किसका, सैंड, सिल्ट एंड क्ले का। अरेंजमेंट ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। ठीक है, ये सोइल स्ट्रक्चर कहलाता है। यहाँ पे सोइल पोरोसिटी की बात करेंगे तो सोइल में यहाँ पे जो टोटल आयतन होता है, टोटल वॉल्यूम होता है, उसमें यहाँ पर जो पोर स्पेस होता है, पोर्स होते हैं, उसका प्रतिशत व्यक्त करने का काम करता है कौन, मृदा सांद्रता या फिर सोइल पोरोसिटी बोल सकते हैं। ठीक है, मृदा सघनता, सोइल डेंसिटी की बात करेंगे, ये क्या होता है, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट
वॉल्यूम किसका? सोइल का। ठीक है, ये सोइल डेंसिटी कहलाता है। मृदा कणाकार की बात करेंगे सोइल टेक्सचर का, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इससे रिलेटेड जो पॉइंट है इसको भी डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर सैंड की बात करेंगे, सैंड तो इसका यहाँ पर सॉइल पार्टिकल का साइज कितना होता है? तो 2 mm से लेके 0.05 mm। ठीक है, 2 mm से लेके 0.05 mm। इसकी खासियत क्या है? तो यहाँ पर उच्च जल पारगम्यता, कहने का मतलब है जो वाटर है यहाँ से अच्छे तरीके से पास हो जाता है। ठीक है, परमेबल होता है वाटर के लिए। निम्न जल धारण क्षमता, कहने का मतलब है कि वाटर होल्डिंग जो कैपेसिटी है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ये यहाँ पे खराब होता है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी पुअर। ठीक है, सिल्ट की बात करेंगे, गाद और सिल्ट, तो इसका यहाँ पे पार्टिकल साइज कितना है? 0.05 mm से लेके 0.002 mm इसके बीच। ठीक है, यहाँ पर चिकना अनुभव होता है, सिल्की फील होता है, मध्यम जल धारण, मीडियम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है इसका। क्ले की बात करेंगे तो इसका जो साइज होता है वो होता है लेस देन 0.002 mm। ठीक है, बहुत फाइन पार्टिकल। सर्वाधिक जल एवं पोषक तत्व धारण क्षमता, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हो गया, न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी हो गया, ये सब देखने को मिलता है क्ले पार्टिकल्स में। ठीक है, लोम सोइल की बात करेंगे, दोमट मिट्टी का, तो ये सोइल का टाइप है। ठीक है, इसमें यहाँ पर सैंड का परसेंटेज कितना होता है? तो 40% होता है। सिल्ट कितना होता है? 40% होता है। और यहाँ पे जो क्ले होता है ये 20% होता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। खेती के लिए सर्वोत्तम कणाकार, जो कल्टीवेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए सबसे जो अच्छा पार्टिकल, सोइल पार्टिकल माना जाता है, सोइल होता है, वो होता है दोमट लोम सोइल। ठीक है, बेस्ट फॉर क्रॉप्स। तो ये दूसरा क्वेश्चन था, तो आई होप आपने इसका आंसर सही दिया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज द क्रिटिकल वीड फ्री पीरियड इन सोयाबीन ग्लाइसिन मैक्स आफ्टर सोइंग। सोयाबीन जो है जिसका साइंटिफिक नेम होता है ग्लाइसिन मैक्स की फसल, क्रिटिकल वीड फ्री पीरियड, क्रिटिकल वीड फ्री पीरियड बुआई कितने दिनों बाद तक होता है? 60 से 75 दिन, 45 से 60 दिन, 20 से 45 दिन, 15 से 30 दिन। आंसर नोट कीजिए। तो सोयाबीन की बात करेंगे तो यहाँ पर खरपतवार के कारण, वीड्स के कारण यहाँ पर कितना डैमेज हो जाता है क्रॉप में? तो 30 से 80% तक यहाँ पे डैमेज देखने को मिलता है सिर्फ वीड्स से। ठीक है, इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछ रहा है क्रिटिकल वीड फ्री पीरियड की बात करेंगे तो ये देखने को मिलता है 20 से 45 दिन। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इस पीरियड में यहाँ पर सोयाबीन में वीड नहीं लगना चाहिए, खरपतवार जो है वो नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये क्रिटिकल पीरियड होता है। अगर इस टाइम पे अगर यहाँ पर वीड का, खरपतवार का अटैक होता है तो यहाँ पे क्रॉप फेलियर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पर अगर बाकी के ऑप्शन को डिस्कस करेंगे 60 से 75 दिन, तो यहाँ पर कैनोपी का डेवलपमेंट होता है। किसका? कैनोपी। इससे क्या होता है? वीड ऑटोमेटिकली सप्रेस होने लगता है। 40 से 60 दिन में बात करेंगे तो यहाँ पर सोयाबीन में आपको फली देखने को मिलेगा, फ्लावर देखने को मिलेगा, फ्लावर हो गया, फली हो गया, ये सब का डेवलपमेंट होने लगता है। ठीक है, 15 से 30 दिन ये सही आंसर नहीं है। ठीक है, तो इसका जो यहाँ पे सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर बाकी के क्रॉप के बारे में भी लिखा हुआ है, जैसे कि सोयाबीन हो गया, तो इसमें हम लोगों ने अभी देखा 20 से 45 दिन क्रिटिकल वीड फ्री पीरियड है। राइस डायरेक्ट सीडेड की बात करेंगे, यहाँ पर धान में सीधी बुआई, तो 15 से 45 दिन। वीट की बात करेंगे तो 30 से 45 दिन। मेज और बाजरा की बात करेंगे तो 15 से 30 दिन। शुगर केन की बात करेंगे तो 30 से 120 दिन, लंबे समय तक। ठीक है, शुगर केन जो है ये लॉन्ग पीरियड का क्रॉप है, इसीलिए यहाँ पर लंबे समय तक जो है वीड फ्री रखना होता है। कब से कब तक? 30 से 120 दिन तक। तो इन सबको याद कर लेंगे, अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो इन्हीं सबसे आएगा। ठीक है, यही सब क्रॉप से आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, विच इज द मोस्ट सक्सेसफुल एंड पॉपुलर मेथड फॉर कमर्शियल प्रोपगेशन इन आंवला। आंवला क्या होता है इसका साइंटिफिक नेम? इम्लिका ऑप्सिनेलिया प्लांट्स। आंवला जो है कि पौधे में वाणिज्यिक प्रवर्धन, कमर्शियल प्रोपगेशन की सबसे सफल और प्रचलित विधि कौन सी है? काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पैच बडिंग, एयर लेयरिंग, अप्रोच ग्राफ्टिंग, टी बडिंग या फिर सील्ड कलिकायन। सील्ड कलिकायन क्या है यहाँ पर सही आंसर? तो टी बडिंग की बात करेंगे तो ये आपको कहां पे देखने को मिलेगा? तो ये आपको संतरा में, नींबू में, गुलाब में, रोज में, ये सब में आपको टी बडिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आंवला में भी होता है, लेकिन यहाँ पर कमर्शियली पूछा है तो यहाँ पर इसका आंसर ये नहीं होगा। ठीक है, अप्रोच ग्राफ्टिंग की बात करेंगे तो ये कहां पे देखने को मिलेगा आपको? तो ये मैंगो और सपोटा में, मैंगो, सपोटा, कीवी में। ठीक है, यहां पर इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, पैच बडिंग। ठीक है, आंवला की बात करेंगे तो यहाँ पर कमर्शियली प्रोपगेशन होता है वो पैच बडिंग के द्वारा होता है। और इसके अलावा एयर लेयरिंग की बात करेंगे तो ये आपको लीची में देखने को मिलेगा, लीची में, पोम ग्रेनेट में, पोम ग्रेनेट में। ठीक है, तो इन सबको याद कर लेंगे। प्रोपगेशन मेथड आपको आना चाहिए, एग्जाम में प्रोपगेशन से क्वेश्चन आता है।
यहाँ पे प्रोपगेशन से रिलेटेड, कमर्शियली प्रोपगेशन से रिलेटेड यहाँ पर कुछ पॉइंट है। आंवला की बात करेंगे तो हम लोगों ने देखा पैच बडिंग, ठीक है। सिट्रस और रोज की बात करेंगे तो ये आपका यहाँ पर टी बडिंग होता है, सील्ड बडिंग होता है, ठीक है। लीची की बात करेंगे तो एयर लेयरिंग, गुटी। मैंगो की बात करेंगे, गुआवा की बात करेंगे तो यहाँ पर विनियर ग्राफ्टिंग हो गया, स्टूलिंग हो गया, मॉन्ड लेयरिंग हो गया। मॉन्ड लेयरिंग किसमें देखने को मिलता है? गुआवा में, ठीक है। स्टूलिंग, विनियर ग्राफ्टिंग मैंगो में। विनियर ग्राफ्टिंग जो है कमर्शियली यहाँ पर मैंगो में होता है, ठीक है। बेर की बात करेंगे तो इसमें किस चीज से होता है? तो यहाँ पर रिंग के द्वारा या फिर टी बडिंग। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, विच ब्रीड ऑफ बफेलो इज नॉन फॉर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स सिकल शेप्ड हॉर्न्स। भैंस की कौन सी नस्ल उसके सींगों के विशिष्ट हंसिया सिकल शेप्ड आकार के लिए जानी जाती है? भदावरी, जफराबादी, मुर्रा, सुरती। आंसर नोट कीजिए इसका भी जल्दी से। पूरा क्लास के एंड तक बने रहना है, सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। 25 क्वेश्चन है यहाँ पर, जो आपका एग्जाम में जिस तरीके से क्वेश्चन आना है 25 क्वेश्चन वही यहाँ पर लाया गया है। आप यहाँ पर क्वेश्चन को देखिएगा, अंदाजा लगाइए। अच्छा खासा रिस्पांस मिला है पहला वीडियो को, आप कमेंट सेक्शन में जाके चेक कर सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर क्लास के एंड तक बने रहना है, सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर भदावरी की बात करेंगे तो इसका यहाँ पर यहाँ पर भदावरी की बात करेंगे तो इसका स्किन कलर कैसा होता है? तो कॉपर कलर का होता है, कॉपर कलर होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या जानना है, इसमें जो फैट होता है, इसके मिल्क में फैट परसेंट जो होता है वो काफी हाई होता है। जफराबादी की बात करेंगे तो इसका जो हॉर्न होता है वो ड्रूपिंग होता है, माथे में धसा हुआ होता है, ड्रूपिंग होता है, ठीक है, माथे से ढका हुआ होता है। और यहाँ पर इसका क्या खासियत है? और ये हेवीस्ट ब्रीड में आता है, हेवीएस्ट, भारी, हेवीएस्ट ब्रीड ऑफ बफेलो, ठीक है। मुर्रा की बात करेंगे तो ये मिल्क प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है, मिल्क प्रोडक्शन इसका अच्छा खासा है। इसका जो हॉर्न होता है वो कैसा होता है? तो जलेबी शेप्ड होता है, जलेबी आकार का होता है, ठीक है। सुरती की बात करेंगे तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। सिकल शेप हॉर्न जो है ये सुरती में देखने को मिलता है। ये कहां की ब्रीड है? तो ये गुजरात की है, ठीक है। सुरती की बात करेंगे यहाँ पर तो गुजरात की नस्ल है, सिकल शेप्ड हॉर्न होता है इसका। मुर्रा की बात करेंगे तो ये हरियाणा और पंजाब का है, हरियाणा और पंजाब वाले रीजन में टाइटली कर्न इसका हॉर्न होता है, रिंग लाइक होता है, जलेबी जैसा घुमावदार होता है, जलेबी जैसा मैंने बताया अभी। भदावरी की बात करेंगे तो ये उत्तर प्रदेश इसका नेटिव ओरिजिन प्लेस है। कॉपर कलर इसका बॉडी का होता है, तांबा के जैसा। 13% इसमें फैट होता है, ठीक है। अधिक फैट, सबसे अधिक फैट जो इसका मिल्क में होता है वो भदावरी है। जफराबादी की बात करेंगे तो ये गुजरात गिर फॉरेस्ट का है। हेविस्ट लूज हॉर्न होता है इसका, मिनी एलिफेंट के नाम से ये जाना जाता है, मिनी एलिफेंट के नाम से जाना जाता है। कौन? जफराबादी, ठीक है। नीली रावी की बात करेंगे, ये अलग से लिखा हुआ यहाँ पर, पंजाब और सतलज जो वैली है ये इसका नेटिव प्लेस ओरिजिन माना जाता है। वेल्ड आइस होता है इसका, सफेद आंखें, कजली आंखें, ठीक है। इस चीज को याद कर लेंगे, इसका खासियत है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, इन कंपोजिट फिश कल्चर, पॉलीकल्चर, विच मेजर इंडियन कार्प फीड्स प्राइमरली फ्रॉम द सरफेस लेयर ऑफ द पोन्ड। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिशरीज से। मत्स्य पालन में कंपोजिट फिश कल्चर, पॉलीकल्चर के दौरान तालाब की ऊपरी सतह पर सरफेस फीडर से भोजन ग्रहण करने वाली प्रमुख भारतीय मेजर कार्प मछली कौन सी है? कॉमन कार्प, जिसका क्या है साइंटिफिक नेम? सिप्रिनस कार्पियो, मृगल, सीनस, मृगला, कतला, रोहू, लेबियो रोहिटा। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा इंडियन मेजर कार्प है जो कि सरफेस से, जो पॉन्ड का जो सरफेस है वाटर का, वहां से ये भोजन ग्रहण करता है? तो कॉमन कार्प की बात करेंगे तो ये बॉटम फीडर है, बॉटम फीडर है। मृगल की बात करेंगे तो ये कैसा है? ये भी बॉटम फीडर है, बॉटम फीडर है। कतला की बात करेंगे, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। सरफेस लेयर से जो यहाँ पर भोजन प्राप्त करता है वो होता है कतला, ठीक है, इसको याद रखेंगे। रोहू की बात करेंगे तो ये कहां से? ये कॉलम से, मध्य भाग से, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर मछली की प्रजातियों के बारे में लिखा हुआ है, नेटिव, एक्सोटिक यहाँ पे लिखा हुआ है, फीडिंग जोन जो है, और मेन डाइट क्या है इसका। कतला की बात करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये, ठीक है, इसको अच्छे तरीके से समझेंगे। कतला की बात करेंगे तो ये इंडियन मेजर कार्प है, सरफेस फीडर है, ऊपरी सतह से ये भोजन प्राप्त करता है। क्या खाने का काम करता है? तो जू प्लैंक्टन, सूक्ष्म जंतु, ठीक है, ये इसका मुख्य डाइट है। रोहू की बात करेंगे तो ये भी इंडियन मेजर कार्प है। कहां से भोजन प्राप्त करता है? तो मध्य भाग, कॉमन फीडर से, ठीक है। इसका यहाँ पर मुख्य भोजन क्या है? तो फाइटो प्लैंक्टन और अलगी, शैवाल, ठीक है। मृगल की बात करेंगे तो ये भी इंडियन मेजर कार्प है, बॉटम फीडर है, तली से अपना भोजन प्राप्त करता है। डिकेइंग हो गया, ऑर्गेनिक मैटर हो गया, मलबा हो गया, ये सब खाने का काम करता है, ठीक है। सिल्वर कार्प की बात करेंगे तो ये एक्सोटिक कार्प है, सरफेस फीडर है, ऊपरी सतह से ये भोजन प्राप्त करता है। क्या खाने का काम करता है? जो जो रोहू खाता है वही, फाइटोप्लैंक्टन, सूक्ष्म और वनस्पति।
ग्रास कार्प की बात करेंगे तो ये भी एक्सोटिक कार्प है। सरफेस और मार्जिन, कहां से भोजन प्राप्त करता है? सरफेस और मार्जिन से। एक्वेटिक वेजिटेशन है, ग्रास ये सब खाने का काम करता है। कॉमन कार्प की बात करेंगे तो ये भी एक्सोटिक कार्प है, बॉटम फीडर है। क्या खाने का काम करता है? तो ओमनिवोरस और डेट्रिटस। ठीक है, तो यहाँ पर 3 इंडियन मेजर कार्प है, 3 एक्सोटिक कार्प के बारे में लिखा हुआ है, फीडिंग जोन के बारे में लिखा हुआ है, मेन डाइट क्या है। यहां से अगर क्वेश्चन बनेगा तो एक भी स्टूडेंट गलत नहीं करेंगे। ठीक है, साइंटिफिक नेम इन सबका याद कर लेना है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, इन फार्म मैनेजमेंट विच स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन फंक्शन इज कंसिडर्ड द रेशनल स्टेज फ्रॉम एन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। क्वेश्चन को यहाँ पर समझेंगे, हिंदी में भी समझेंगे। फार्म प्रबंधन की बात करेंगे, फार्म मैनेजमेंट में उत्पादन फलन जो है, प्रोडक्शन फंक्शन का कौन सा चरण, स्टेज अर्थशास्त्र की दृष्टि से तर्कसंगत एवं विवेकपूर्ण रैशनल स्टेज माना जाता है। आपने फार्म मैनेजमेंट पढ़ा होगा तो इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर पाएंगे। सेकेंड स्टेज, द्वितीय चरण, प्रथम एवं तृतीय चरण दोनों, प्रथम चरण फर्स्ट स्टेज, तृतीय चरण स्टेज 3। कौन सा यहाँ पर सही आंसर होगा इसका? तो यहाँ पर प्रोडक्शन फंक्शन की बात करेंगे तो इसमें 3 स्टेज होता है, जिसमें पहला स्टेज होता है ये इरेशनल होता है, इरेशनल स्टेज होता है। दूसरा स्टेज जो होता है ये यहाँ पर रैशनल स्टेज होता है, रैशनल स्टेज। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और इसका जो तीसरा स्टेज है प्रथम एवं तृतीय, ये दोनों ही इरेशनल में आता है, तृतीय भी यहाँ पे जो है वो भी इरेशनल में आता है। ठीक है, इसीलिए जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पे इन काउ एंड बफेलोस मिल्क फीवर पार्चुरियंट पेरेसिस इज कॉज्ड ड्यू टू द एक्वेट डिफिशियंसी ऑफ विच एलिमेंट इन द बॉडी। कहने का मतलब है यहाँ पर गाय एवं भैंस में दूध बुखार जो मिल्क फीवर है, पार्चुरेंट पेरेसिस रोग शरीर में किस तत्व की तीव्र कमी के कारण होने लगता है। यहाँ पर कौन सा न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी के कारण मिल्क फीवर देखने को मिलता है काव और बफेलो में? फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोहा, आयरन। तो यहाँ पे मिल्क फीवर की बात करेंगे तो ये कैसा डिसऑर्डर है? तो ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। कब देखने को मिलता है? तो आफ्टर काल्विंग, आफ्टर काल्विंग, प्रसव के बाद। ठीक है, 24 से 72 घंटा के अंदर। ठीक है, 24 से 72 घंटा के अंदर ये होता है। किसकी कमी के कारण होता है? तो ये कैल्शियम की कमी के कारण होता है। होता यहाँ पर क्या है, जैसे यहाँ पर कोलेस्ट्रम जो स्टार्टिंग में जो यहाँ पे दूध का स्राव होता है जो कि कोलेस्ट्रम के नाम से जाना जाता है, खीस के नाम से जाना जाता है, उस टाइम यहाँ पर कैल्शियम भारी मात्रा में बाहर निकल जाता है। बॉडी से जो कैल्शियम जो है वो बाहर निकल जाता है, जिसके कारण हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलता है, जो कि कैल्शियम के डिफिशियंसी के कारण होता है। इससे फिर यहाँ पर मिल्क फीवर हो जाता है, किसमें? कैटल और बफेलो में। इसीलिए यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फॉस्फोरस की कमी से क्या होता है? तो इससे पाइका डिजीज होता है, पाइका। ठीक है, मैग्नीशियम की कमी से क्या होता है? तो ग्रासी टेटनी, ग्रासी टेटनी। और क्या बोलते हैं इसको? लैक्टेशन, लैक्टेशन टेटनी। ठीक है, मैग्नीशियम की कमी से। और यहाँ पे आयरन की कमी से क्या होता है? तो एनीमिया होता है। ठीक है, एनीमिया ये आयरन की डिफिशियंसी के कारण होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था। चलते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देख लेते हैं इससे आगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे मिल्क फीवर की बात करेंगे, मेटाबॉलिक डिजीज में कौन कौन सा आएगा। यहाँ पर एक तरफ मेटाबॉलिक डिजीज लिखा हुआ है, जिसमें पहला है मिल्क फीवर, कैल्शियम डिफिशियंसी के कारण, कैल्शियम की कमी के कारण सब नॉर्मल टेम्परेचर हो जाता है, एस शेप यहाँ पे नेक पोस्चर बनने लगता है। ग्रासी टिटेनी की बात करेंगे, ग्रासी स्टैगर की बात करेंगे तो ये मैग्नीशियम की डिफिशियंसी के कारण। पाइका की बात करेंगे तो ये फास्फोरस की डिफिशियंसी के कारण। केटोसिस की बात करेंगे तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज यहाँ पर मेटाबॉलिज्म में डिफिसिटी देखने को मिलता है। ठीक है, पाइका कैसे होता है? तो यहाँ पे ईटिंग नॉन एडिबल ऑब्जेक्ट, नॉन एडिबल यहाँ पर ऑब्जेक्ट जैसे कि बोन हो गया, डट हो गया, रैक्स हो गया, ये सब के खाने से पाइका हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे इन एक्वाकल्चर व्हाट इज प्राइमरी डाइट ऑफ द सिल्वर लुकिंग एंड फास्ट ग्रोइंग सिल्वर कार्प। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? हाइपोपैथल मिस्थिस मोलिट्रिक्स, ये इसका साइंटिफिक नेम होता है सिल्वर कार्प का। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि मत्स्य पालन में चांदी जैसे दिखने वाली और तेजी से बढ़ने वाली जो सिल्वर कार्प होती है, मछली का मुख्य आहार क्या है? जलीय वनस्पतियां, एक्वेटिक माइक्रोफाइट्स, पादप्लवक, फाइटोप्लैंक्टन, प्रणीप्लवक, जूप्लैंक्टन, तली का मलबा, डेट्रिटस। क्या होता है सिल्वर कार्प का यहाँ पर मेन आहार क्या होता है? ये कमेंट करके आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको क्या जानना है?
कि सिल्वर कार्प की बात करें, सबसे पहले इसका साइंटिफिक नेम याद रखना है, काफी लंबा है लेकिन फिर भी कुछ वैसा इसमें टर्म याद रख लेना है कि आप इसको देखो तो समझ जाओ कि सिल्वर कार्प का ही ये नाम है, ठीक है। फास्ट ग्रोइंग होता है, ये इसका खासियत लिखा हुआ है यहाँ पर। सिल्वर लुकिंग, चांदी के जैसा दिखता है, ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका जो मेन यहाँ पर डाइटरी सोर्स होता है, मुख्य आहार होता है, वो होता है फाइटोप्लैंक्टन। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी। सिल्वर कार्प के बारे में यहाँ पर अगर और जानना है तो ये चीनी या फिर एक्सोटिक कार्प है, एक्सोटिक कार्प, ठीक है, जो कि सरफेस फीडर है, सरफेस फीडर है, ठीक है, सतह पर अपना भोजन प्राप्त करता है। एक्वेटिक माइक्रोपॉड्स की बात करेंगे तो ये आपको ग्रास कार्प आएगा, इसमें ग्रास कार्प, ठीक है। जू प्लैंक्टन की बात करेंगे तो इसमें क्या आएगा, कटला कटला, कतला कतला, ठीक है। तली का मलबा बात करेंगे तो मृगल, मृगल, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं सिल्वर कार्प के बारे में लिखा हुआ है, सरफेस फीडर है। क्या खाता है तो फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है। कतला की बात करेंगे, ये भी सरफेस फीडर है। जू प्लैंक्टन, ग्रास कार्प सरफेस और मार्जिन पे एक्वेटिक वीड्स, ग्रास को, जलीय घास को खाने का काम करता है। रोहू की बात करेंगे तो हम लोगों ने देखा था कॉलम मध्य भाग, फाइटोप्लैंक्टन और अलगी, शैवाल को। मृगल कॉमन कार्प, ये बॉटम तली में डेट्रेटिस जो मलबा होता है उसको खाने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड बाय द फंगल इन्फेक्शन ऑफ। आलू की जो अगेती अगमारी है, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, रोग किस कवक फंगस से के संक्रमण द्वारा होता है? रल्स्टोनिया, सोलेनेरियम, अल्टरनेरिया सोलनाई, फाइटोपथोरा इन्फेस्टेंस, सिंक्ट्रियम, एंडोबाइटिकम। क्या है यहाँ पर, कौन सा फंगस के द्वारा अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है, पोटैटो में, आलू में? तो यहाँ पे रल्स्टोनिया की बात करेंगे तो ये बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरियल है। इससे क्या होता है, यहाँ पर बैक्टीरियल विल्ट होता है, बैक्टीरियल विल्ट। और क्या कॉज करता है बैक्टीरियल विल्ट के साथ साथ? ब्राउन रोट, ब्राउन रोट, ठीक है। ये किसके द्वारा होता है तो रल्स्टोनिया के द्वारा। अल्टरनेरिया सोलनाई की बात करेंगे, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अर्ली ब्लाइट की बात करेंगे, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, तो अल्टरनेरिया सोलनाई के कारण होता है। फाइटोपथेरा इन्फेक्शन की बात करेंगे तो लेट ब्लाइट, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ठीक है। 1845 ये डेट इससे अच्छा खासा जुड़ा हुआ, 1845, आयरलैंड, आयरिश फेमाइन, आयरिश फेमाइन, अकाल, आयरलैंड में आया था। किसके कारण? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के कारण। किस कवक के द्वारा होता है ये? फाइटोपथोरा इन्फेक्शन के कारण होता है, ठीक है। सिंट्रियम की बात करेंगे तो ये कैसा है, तो ये कवक के द्वारा होता है, आलू में मस्सा रोग के नाम से जाना जाता है, मस्सा रोग। क्या बोलते हैं इसको? वाट डिजीज, वाट डिजीज। कुछ की फीचर है, इसको देख लेंगे। अर्ली ब्लाइट अगेती की बात करेंगे तो यह फंगस के द्वारा होता है, कॉन्स्ट्रिक्ट रिंग्स इसमें बनने लगता है, टारगेट होता है ब्रॉड स्पॉट, टारगेट ब्रॉड स्पॉट इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। लेट ब्लाइट की बात करेंगे पछेती, तो यहाँ पर फाइटोपथोरा इन्फेक्शन के द्वारा, इस कवक के द्वारा होता है, फंगस डिजीज है। वाटर सोक लीजिंस, आयरिश फेमाइन 1845 मैंने बताया। वाट डिजीज की बात करेंगे तो ये सिंट्रियम के द्वारा होता है, फंगस के द्वारा। कॉलीफ्लावर लाइक ऑड ग्रोथ ऑन ट्यूबर्स, ट्यूबर में यहाँ पर कॉलीफ्लावर के जैसा ऑड ग्रोथ देखने को मिलता है वाट डिजीज में। ब्राउन रोड और बैक्टीरियल विल्ट की बात करेंगे तो ये रल्स्टोनिया के द्वारा होता है, बैक्टीरियल डिजीज है। वेस्कुलर ब्राउनिंग इसमें देखने को मिलता है, बैक्टीरियल ऊज इसमें आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर, विच देयर इज ओनली अ सिंगल बायर फॉर एन एग्रीकल्चरल कमोडिटी इज नॉन एज। ऐसी बाजार संरचना, मार्केट स्ट्रक्चर, जिसमें कृषि उत्पाद का केवल एक ही खरीदार, सिंगल बायर उपलब्ध होता है, उसे क्या कहते हैं? मोनोपोली, एकाधिकार, डुओपोली, ओलिगोपोली, मोनोप्सोनी। क्या कहा जाता है? सही आंसर बताएंगे यहाँ पर। मार्केट में यदि जो कृषि का उत्पाद है इसका अगर सिंगल बायर हो, एक ही खरीदार हो, तो ये क्या कहलाता है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है मोनोपोली, ये इसमें क्या होता है, तो इसमें केवल सिंगल सेलर होता है, सिंगल सेलर, एक ही विक्रेता होता है, ठीक है, ये मोनोपोली कहलाता है। डुओपोली की बात करेंगे, इसमें क्या होता है, इसमें बाजार में केवल दो विक्रेता होते हैं, टू सेलर। ओलिगोपोली में क्या होता है, इसमें बाजार में कुछ बड़े विक्रेता होता है, उनका यहाँ पे प्रभुत्व होता है, ठीक है, ओलिगोपोली में। तो यहाँ पर सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, एक ही अगर यहाँ पर बायर है, एक ही खरीदार है, तो ये
मोनोप्सोनी कहलाएगा। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। तो इस चार्ट को अच्छी तरीके से समझ लेंगे। मार्केट स्ट्रक्चर लिखा हुआ ऊपर में, नंबर ऑफ सेलर, नंबर ऑफ बायर और एग्रीकल्चरल एग्जाम्पल। मोनोप्सोनी की बात करेंगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ सेलर कितना होते हैं, तो यहाँ पर अनेक, मेनी, लेकिन बायर्स जो है वो यहाँ पर सिंगल होते हैं। बायर अगर एक है तो मोनोप्सोनी कहलाएगा, ठीक है। शुगर मिल परचेसिंग शुगर केन लोकली। मोनोपोली की बात करेंगे तो सिंगल, केवल एक, कौन, सेलर, सेलर यहाँ पर एक होगा, बायर कितना होगा तो अधिक होगा, ठीक है। जैसे कि रेलवेज, पेटेंट सीड प्रोड्यूसिंग फार्म, ठीक है। ओलिगोपोली की बात करेंगे तो यहाँ पर फ्यू, कौन होंगे, सेलर, कुछ प्रमुख सेलर होंगे यहाँ पर, और बायर्स होंगे, कैसे होंगे, ये ज्यादा होंगे। फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, ये इसका एग्जांपल है। ओलिगोपोली की बात करेंगे तो यहाँ पर मेनी सेलर्स होते हैं, बहुत ज्यादा सेलर्स होता है, लेकिन बायर्स जो होता है वो यहाँ पर कुछ होता है, कुछ ही खरीदार होते हैं, जैसे कि कोकोआ, तंबाकू प्रोसेसिंग कंपनीज, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन की बात करेंगे तो यहाँ पे लार्ज नंबर में सेलर देखने को मिलेगा, लार्ज नंबर में यहाँ पर बायर देखने को मिलेगा। जनरल लोकल ग्रेन मार्केट, ठीक है, यहाँ पर आपको परफेक्ट कंपटीशन देखने को मिलेगा, यहाँ पे बायर की संख्या भी ज्यादा होगा और सेलर की संख्या भी ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लैक से है, लैक कल्चर से है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर होस्ट प्लांट ऑफ द लैक इंसेक्ट, कैरिया लाका। लाक इंसेक्ट कैरिया लाका का मुख्य पोषक पौधा, होस्ट प्लांट इनमें से कौन सा है। मोरस अल्बा, सहतूत, कैस्टर, अरंडी, यहाँ पर एसिनस कॉम्युनिस। कुसुम की बात करेंगे एवं पलास। अर्जुना की बात करेंगे टर्मिनेरिया अर्जुना। कौन है यहाँ पर होस्ट प्लांट, किसका किसका, कैरिया लाका का। तो यहाँ पे सहतूत की बात करेंगे मोरस अल्बा, तो ये मलबेरी का है, मलबेरी का है, सिल्कवॉर्म का है। कैस्टर जो है ये किसका होता है, तो ये इरी सिल्कवॉर्म का होता है, इरी सिल्कवॉर्म का होता है, सिल्कवॉर्म से है। कुसुम यहाँ पे सही आंसर होगा। होस्ट प्लांट बात करेंगे कैरिया लाका का, तो कुसुम और जो प्लास का प्लांट है इसका साइंटिफिक नेम भी यहाँ पे दिया हुआ, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अर्जुना की बात करेंगे तो ये किसका है, तो ये टसर टसर सिल्कवॉर्म का, टसर सिल्कवॉर्म का होस्ट प्लांट है, ठीक है। यहाँ पर इकोनॉमिक इंसेक्ट की बात करेंगे, जैसे कि लैक इंसेक्ट हो गया, लैक कल्चर, कल्टीवेशन क्या कहलाता है इसका, लैक कल्चर कहलाता है। होस्ट प्लांट कौन सा, पलास हो गया, बेर भी है इसका, कुसुम भी है। इससे क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है, तो यहाँ पे सेलेक और लेक और रेसिन, ठीक है। मलबरी सिल्कवॉर्म की बात करेंगे तो सेरीकल्चर कहलाता है, इसका जो कल्टीवेशन है मलबरी सिल्कवॉर्म का वो सेरीकल्चर कहलाता है। कहां पर इसका कल्टीवेशन, होस्ट प्लांट क्या है इसका, तो मलबरी है, मलबरी सिल्क का। उसी तरीके से टसर सिल्कवॉर्म की बात करेंगे तो ये अर्जुना आसान हो गया, होस्ट प्लांट टसर सिल्क। इरी सिल्कवॉर्म की बात करेंगे तो ये सब सेरीकल्चर में आएगा, ठीक है। कैस्टर हो गया इसका होस्ट प्लांट, इरी सिल्क। बाकी सेरीकल्चर का जो क्लास है वो चैनल में अपलोड है, उसको अच्छे तरीके से देख लेंगे, ये सारा चीज जो है उसमें अच्छे तरीके से बताया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13, बाय विच फार्मूला इज द गिनिंग परसेंटेज कैलकुलेटेड इन कॉटन। कपास गॉसिपियम स्पीसीज में जो ओटाई प्रतिशत है, गिनिंग परसेंटेज है, की गणना किस सूत्र से की जाती है। वेट ऑफ सीड डिवाइड बाय वेट ऑफ लिंट इंटू 100, वेट ऑफ सीड कॉटन डिवाइड बाय वेट ऑफ लिंट इंटू 100, वेट ऑफ लिंट डिवाइड बाय वेट ऑफ सीड कॉटन इंटू 100, वेट ऑफ सीड डिवाइड बाय वेट ऑफ सीड कॉटन इंटू 100। क्या होगा इसका सही आंसर। भारत में अगर गिनिंग परसेंटेज की बात करेंगे तो ये लगभग कितना होता है, तो 30 से 35%, 30% से 35%, आपको 33% एवरेज देखने को मिलेगा गिनिंग परसेंटेज, ठीक है। और अगर गिनिंग परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला यहाँ पर पूछा गया है तो इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। वेट ऑफ लिंट डिवाइड बाय वेट ऑफ सीड कॉटन इंटू 100, ये इसका सही आंसर होगा। तो यहाँ पर कुछ इससे रिलेटेड पॉइंट भी देखेंगे, जैसे कि नाम इसका क्या है, कॉटन, कॉटन क्रॉप। साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो गॉसिपियम स्पीसीज होता है। फैमिली क्या है, मालवेसी इसका फैमिली होता है। गिनिंग परसेंटेज फॉर्मूला की बात करेंगे तो लिंट वेट डिवाइड बाय सीड कॉटन वेट, ठीक है, इंटू 100, ये इसका फॉर्मूला है। सीड कॉटन कंपोनेंट की बात करेंगे, सीड कॉटन जो होता है वो लिंट प्लस सीड होता है, ठीक है। गिनिंग प्रोसेस की बात करेंगे तो यहाँ सेपरेशन ऑफ लिंट फ्रॉम सीड, सीड से यहाँ पे लिंट को सेपरेट करना क्या कहलाता है, गिनिंग प्रोसेस कहलाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडिया में 30 से 35% यहाँ पर, कहने का मतलब है कि अगर 100 kg यहाँ पर सीड कॉटन ले रहे हैं, सीड कॉटन ले रहे हैं तो उसमें से 33% यहाँ पे शुद्ध हुई, जो लिंट है वो सिर्फ 33 kg ही निकलेगा, और जो 67 kg है वो यहाँ पर बिनौला सीड हो जाता है, ठीक है। मेजर स्पीसीज की बात करेंगे यहाँ पर तो गॉसिपियम हिरोसुटम, गॉसिपियम आर्बोरियम, गॉसिपियम हर्बेसियम और गॉसिपियम बार्बाडेंस, ये इसका मेजर स्पीसीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच पपाया वेराइटी इज नॉट गायनोडेसियस बट इज अ डायोसियस। पपीता केरिका पपाया की कौन सी किस्म गायनोडायसियस नहीं है बल्कि डायोसियस है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, कौन सा वेराइटी है। सूर्या, पंथ पपीता 1,
कुर्ग हनी ड्यू, सोलो, पूसा डिलीशियस। तो यहाँ पर आपको बताना है कि डायोसियस वैरायटी कौन सा है पपाया का। कल भी पपाया से क्वेश्चन पूछा गया था, आज भी यहाँ पर पपाया से क्वेश्चन है। हॉर्टिकल्चर में पपाया का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। क्वेश्चन मतलब एग्जाम में जो बनता है वो पपाया से ज्यादा बनता है। तो यहाँ पर सूर्या की बात करेंगे तो ये गायनोडायसियस है। ये कैसा है? गायनोडायसियस। ठीक है। इसका ये किस किस के क्रॉस से बना है? तो क्रॉस भी याद रखेंगे, सनराइज, सनराइज सोलो इंटू पिंक फ्लेश स्वीट, पिंक फ्लेश स्वीट, इनका क्रॉस से बना हुआ है। ठीक है। कुर्ग हनी ड्यू की बात करेंगे तो ये पपीता की काफी फेमस वैरायटी है। ये भी गायनोडायसियस है, गायनोडायसियस वैरायटी है। और ये मधु बिंदु के नाम से जाना जाता है, मधु बिंदु। ठीक है। यहां पर पंत पपीता जो है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। डायसियस वैरायटी यहाँ पर पंत पपीता 1, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। पूसा डिलीशियस की बात करेंगे तो ये IARI में डेवलप, IARI में डेवलप हुआ है। कैसा है? गायनोडायसियस वैरायटी है। ठीक है। गायनोडायसियस की बात करेंगे यहाँ पर, इसमें क्या होता है? सेक्स फीचर तो फीमेल होता है और हर्मोफ्रोडाइट फ्लावर्स इसमें देखने को मिलती है। मादा और उभयलिंगी दोनों फ्लावर इसमें देखने को मिलता है। सीडेड क्या रखा जाता है? तो 250 से 300 ग्राम पर हेक्टेयर। ठीक है। फेमस वैरायटी की बात करेंगे तो पूसा डिलीशियस हो गया, पूसा मेजेस्टी हो गया, कुर्ग हनी ड्यू, सूर्या, सोलो ताइवान 786। ठीक है। डायोसियस की बात करेंगे तो इसमें सेपरेट मेल एंड फीमेल प्लांट्स होते हैं। ठीक है। 400 से 500 ग्राम पर हेक्टेयर यहाँ पे सीड रेट रखा जाता है। पंत पपाया 1 हो गया, पूसा जैंट हो गया, पूसा ड्वार्फ हो गया, CO1, CO2, CO5 और CO6। ये सब जो वैरायटी है ये डायोसियस वैरायटी है। इन दोनों वैरायटी को अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। पपाया से आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द डिवाइस यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट हनी फ्रॉम द हनी कॉम्ब ड्यूरिंग हनी एक्सट्रैक्शन विदाउट डैमेजिंग द कॉम्ब स्ट्रक्चर। एपीकल्चर से क्वेश्चन है यहाँ पर। शहद निष्कासन हनी एक्सट्रैक्शन के दौरान मधुमक्खी के छत्ते से केवल शहद निकालने और छत्ते की संरचना को नुकसान ना पहुंचाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? हनी एक्सट्रैक्टर, क्वीन एक्सक्लूडर, स्मोकर, अनकैपिंग नाइफ। तो यहाँ पर एपीकल्चर से भी क्वेश्चन आ रहा है। एपीकल्चर का जो क्लास है, 3 क्लासेस ऑलरेडी चैनल में अपलोड है MCQ के फॉर्म में, उसको भी देख लेंगे। ठीक है। तो ये जो है हनी एक्सट्रैक्टर कहलाता है। इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। स्मोकर की बात करेंगे तो यहाँ पर मधुमक्खियों को काम करने के लिए, उनको शांत करने के लिए यहाँ पर स्मोक का यूज किया जाता है। ठीक है। क्वीन एक्सक्लूडर की बात करेंगे तो ये क्या होता है? तो ये एक जालीदार संरचना होता है, जालीदार स्ट्रक्चर। ये क्या काम करता है? तो क्वीन बीज जो होती है उनको रोकता है। कहां पर? जो शहद वाला एरिया होता है वहां पर जाने से रोकता है, ताकि जो शहद वाला एरिया वहां पर अंडे ना दे सके। ठीक है। अनकैपिंग नाइफ की बात करेंगे तो ये क्या होता है? तो जो मोम होता है, यहाँ पर हनी एक्सट्रैक्ट करने से पहले जो मोम होता है उसको हटाने या फिर छीलने के लिए अनकैपिंग नाइफ का यूज किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट शुड बी द ब्रिक्स परसेंटेज वैल्यू मेजर्ड बाय अ हैंड रेफ्रेक्टोमीटर टू टेस्ट मेच्योरिटी इन शुगर केन। गन्ने शुगर केन में परिपक्वता मैच्योरिटी का परीक्षण करने के लिए हैंड रेफ्रेक्टोमीटर से मापे जाने वाले ब्रिक्स प्रतिशत का मान कितना होना चाहिए? 13 से 15%, 18 से 20%, 24 से 26%, 10 से 12%। कितना होना चाहिए? आंसर को एकदम नोट करना है और लास्ट में कमेंट करके आपको आंसर देना है। यहाँ पे टोटल 25 क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन में आपका मार्क्स कितना आ रहा है? कल के क्लास को तो आप लोगों ने अच्छा खासा रिस्पांस दिया, लेकिन कोई भी कमेंट करके नहीं बता रहा है। बहुत कम स्टूडेंट है जो कि हमेशा कमेंट करते हैं, रेगुलर बने रहते हैं क्लास में। सिर्फ वही स्टूडेंट यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं। बाकी के जितने स्टूडेंट है 1000 से प्लस व्यू गया है, लेकिन कमेंट कितना होगा? तो 40-50 भी नहीं होगा सही ढंग से। इसीलिए कम से कम वीडियो को पूरा कर रहे हैं, कंप्लीट यहाँ पर क्लास देख रहे हैं, सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो सिर्फ लास्ट में आपको बताना है कि 25 में से कितना क्वेश्चन आपका सही हो रहा है, कितना मार्क्स आपका बन रहा है और आपकी कैटेगरी क्या है। ठीक है। बस सिर्फ इतना ही चीज बताना है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 18 से 20%। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। 18 से 20% यहाँ पर शुगर केन में मैच्योरिटी को परीक्षण करने के लिए जो रेफ्रेक्टोमीटर होता है, इसमें डिग्री ब्रिज से मापा जाता है। ठीक है। इसका मान जो है डिग्री ब्रिज में आता है। तो 18 से 20% यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है। ब्रिक्स रीडिंग की बात करेंगे, यहाँ पर ब्रिक्स मान 18 से 20% होना चाहिए, ऑप्टिमम वैल्यू। हैंड रेफ्रेक्टोमीटर का यूज किया जाता है। टॉप टू बॉटम ब्रिक्स रेशियो की बात करेंगे तो ये कितना होना चाहिए? 1.0 या फिर 1.10 या फिर 1:1। ठीक है। हैंड रेफ्रेक्टोमीटर का यूज होता है। सुक्रोज परसेंटेज इन जूस की बात करेंगे तो कितना होता है? 13 से 15% सुक्रोज परसेंटेज। ठीक है। पोलैरोमीटर का यूज होता है, पोल वैल्यू का यूज होता है इसमें। प्योरिटी कोएफिशिएंट की बात करेंगे शुद्धता, तो ये 85% से ज्यादा। ठीक है। केमिकल कैलकुलेशन के द्वारा।
नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट इज द रिकमेंडेड क्वांटिटी ऑफ राइजोबियम कल्चर रिक्वायर्ड पर केजी ऑफ सीड फॉर सीड ट्रीटमेंट इन पल्स क्रॉप। दलहनी फसलों में राइजोबियम संवर्धन के बीज उपचारित करने हेतु प्रति केजी बीज कितना मात्रा प्रयुक्त होती है? 20 ग्राम, 5 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम। तो दलहनी फसल जैसे कि यहां पर मूंग हो गया, उड़द हो गया, अरहर हो गया, पिजन पी, और ग्राम हो गया चना, लेंटिल, ये सब दलहनी फसल है। इसमें राइजोबियम कल्चर से सीड की ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर जो सीड लिया जाता है वो 20 ग्राम होता है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, राइजोबियम कल्चर से सीड ट्रीटमेंट करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे पल्स लेग्यूम की बात करेंगे तो राइजोबियम यहाँ पर अगर उपचार करना है तो 20 ग्राम प्रति केजी सीड, 200 ग्राम प्रति 10 केजी। ठीक है, सीरियल व्हीट राइस की बात करेंगे तो यहाँ एजिटोबैक्टर का यूज होता है, एजोस्पिरिलियम का यूज होता है। कितना होता है? तो 20 ग्राम प्रति केजी सीड। ठीक है, पैडी राइस वाटर की बात करेंगे अगर तो यहाँ पे एजोला, ब्लू ग्रीन एल्गी का 10 केजी पर हेक्टेयर एजोला का यूज होता है। फॉस्फोरस सोल्यूबलाइजिंग की बात करेंगे तो यहाँ पर पीएसबी का यूज होता है, 20 ग्राम प्रति केजी सीड। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे इन सोइल इरोजन द डिटैचमेंट एंड स्प्लेसिंग ऑफ सोइल पार्टिकल्स कॉज्ड बाय द इंपैक्ट ऑफ रेन ड्रॉप्स इज नॉन एज। मृदा अपरदन में पानी की बूंदों के प्रभाव से मिट्टी के कणों के अलग होने और छिटकने को क्या कहा जाता है? गली अपरदन, गली इरोजन, स्प्लैश अपरदन, स्प्लैश इरोजन, रील इरोजन, सीट अपरदन, सीट इरोजन, क्या कहा जाता है? सीट अपरदन की बात करेंगे तो ये यहां पर इरोजन का दूसरा चरण होता है, सेकेंड स्टेज। इसमें पूरी तरह से सतह के जो ऊपर वाला पार्ट होता है पूरा का पूरा पतला सा लेयर, एकदम जो उपजाऊ परत होता है वो पानी के साथ बह जाता है। इसे साइलेंट डेथ ऑफ फार्मर भी बोलते हैं, साइलेंट डेथ ऑफ फार्मर, क्योंकि इसे जो उपजाऊ परत होता है एकदम पतला सा लेयर जो ऊपर का सरफेस होता है, टॉप सरफेस होता है, वो पूरा का पूरा इरोजन हो जाता है, जिससे कि कल्टीवेशन फिर कहां से हो पाएगा? नहीं हो पाता है। और यहां पर अगर रील इरोजन की बात करेंगे तो ये तीसरा चरण होता है, थर्ड स्टेज, जिसमें ढलान वाली भूमि जो होती है जहां पे पानी के बहाव छोटी छोटी उंगली फिंगर लाइक स्ट्रक्चर यहां पर बनता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसका डेवलपमेंट होने लगता है रील इरोजन में। ठीक है, इसको टीलेज प्रैक्टिस से ठीक किया जा सकता है, इसको यहाँ पर टीलेज प्रैक्टिस से इसको ठीक किया जा सकता है। गली अपरदन की बात करेंगे तो ये टीलेज से ठीक नहीं होगा, ये टीलेज से ठीक नहीं होगा, यहाँ पे टीलेज करने से कोई फायदा नहीं होगा। इसमें रील नालियां, यहाँ पे जो फिंगर लाइक जो अभी स्ट्रक्चर देखा वो एकदम से नालियों में एकदम रील में कन्वर्ट हो जाता है, गलीस में कन्वर्ट हो जाता है। समान जुताई से ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो यहाँ पे चंबल का जो बीहड़ हो गया, चंबल का बीहड़, ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, ऐसे याद रख लेंगे इसको बस। स्प्लैश इरोजन की बात करेंगे तो ये इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। यहाँ पर डिटैचमेंट एंड स्प्लेसिंग देखने को मिलता है सॉइल पार्टिकल का रेन ड्रॉप से, जैसे रेन का ड्रॉप पड़ता है उससे यहाँ पे जो डिटैचमेंट होता है वो स्प्लैश इरोजन कहलाता है। ठीक है, स्प्लैश इरोजन की बात करेंगे, डिटैचमेंट एंड स्प्लेसिंग ऑफ सॉइल बाय रेन ड्रॉप्स, कणों का छिटकना, यहाँ पे सिर्फ छिटकता है, जैसे ही रेन ड्रॉप पड़ता है वैसे ही वो छिटक जाता है। सीट इरोजन की बात करेंगे, यूनिफॉर्म रिमूवल ऑफ टॉप फर्टाइल सॉइल लेयर, फार्मर साइलेंट डेथ। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो इसी तरीके से डेफिनेशन लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, कि डिटैचमेंट एंड स्पेसिंग ऑफ सॉइल बाय रेन ड्रॉप्स क्या कहलाता है, तो इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, रील इरोजन की बात करेंगे, स्मॉल फिंगर लाइक माइक्रो चैनल्स फॉर्म, जुताई से इसको ठीक किया जा सकता है। ठीक है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनता है। गली इरोजन की बात करेंगे तो एडवांस स्टेज ऑफ रील, जो रील है उसका एकदम एडवांस स्टेज है, यहाँ पर गली का फॉर्मेशन होने लगता है, बीहड़ बनने लगता है, रेवियंस जिसको बोलते हैं, यहाँ पर इसको जुताई करके टिलेज करके ठीक नहीं किया जा सकता है। ठीक है, स्ट्रीम बैंक इरोजन की बात करेंगे तो इरोजन अलोंग द बैंक्स ऑफ रिवर स्ट्रीम्स ड्यूरिंग फ्लड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, विच काउ ब्रीड हैज द हाईएस्ट फैट परसेंटेज इन इट्स मिल्क, गाय की किस नस्ल के दूध में वसा फैट का प्रतिशत सबसे अधिक पाया जाता है? साहिवाल, रेड सिंधी, हॉलिस्टन फ्रीजर, जर्सी। आंसर नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए क्या सही होगा। यहाँ पर टाइमर लगाना भी मुझे नहीं आ रहा है, अगर वो सीख जाएंगे तो फिर आपके लिए यहाँ पे टाइमर भी लगाया जाएगा, जिससे कि आप टाइम से पहले ही यहाँ पर आंसर दे पाएंगे। ठीक है, और जितने भी स्टूडेंट अभी तक एग्री टू कल्चर फैमिली
टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े वो जुड़ जाएंगे, ठीक है, टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे। जो यहाँ के स्टूडेंट है जो रेगुलर क्लासेस कर रहे हैं वो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आप तुरंत से वीडियो को कंप्लीट देख लेंगे और जो पीडीएफ है वो भी डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे साहिवाल की बात करेंगे तो इंडिया में सबसे ज्यादा जो दूध देने वाला दूध मिल्क प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। मिल्क प्रोडक्शन इंडिया में हाईएस्ट, इंडिया में हाईएस्ट साहिवाल। इसमें हाई लैक्टोस होता है, इसके जो मिल्क में हाई लैक्टोस होता है, हाई लैक्टोस कंटेंट, ठीक है। फैट परसेंट कितना होता है तो 4.5 से 5 पॉइंट इसमें फैट परसेंट देखने को मिलता है, ठीक है, इतना ही होता है। रेड सिंधी की बात करेंगे तो ये भी मिल्क के लिए जाना जाता है। मिल्क के लिए इसमें फैट कितना होता है तो 4.5%, ठीक है। हॉलिस्टीन फ्रीजियन की बात करेंगे तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा दूध देने वाला, वर्ल्ड में हाईएस्ट मिल्क, ठीक है, हाईएस्ट मिल्क वर्ल्ड में। कितना होता है इसमें फैट परसेंट की बात करेंगे तो 3.5 से 3.7%, काफी कम होता है, काफी कम होता है इसमें फैट परसेंट। जर्सी यहाँ पे सही आंसर होगा, इसमें यहाँ पर फैट कंटेंट जो है ये ज्यादा होता है। जर्सी की बात करेंगे तो इसमें कितना होता है तो 5 से लेके 5.5%, ठीक है, ये ज्यादा होता है। यहाँ पर कुछ पॉइंट है। हाईएस्ट फैट की बात करेंगे तो जर्सी कितना होता है 5 से लेके 5.5%। हाईएस्ट मिल्क यील्ड की बात करेंगे तो हॉलिस्टीन फ्रीजर की है। कितना होता है मिल्क यील्ड तो 6000 से 8000 लीटर पर लेक्टेशन, ठीक है। फैट कितना होता है तो 3 से 5%, काफी कम। हाईएस्ट फैट परसेंटेज की बात करेंगे बफालो में तो भदावरी में है। कितना फैट होता है इसमें अप टू 13%, काफी ज्यादा, कॉपर कलर का बॉडी होता है इसका। बेस्ट इंडिजिनस डेयरी कैटल की बात करेंगे तो साहिवाल, इंडियन कैटल बेस्ट मिल्क प्रोडक्शन में अच्छा साहिवाल। स्वीटेस्ट मिल्क होता है इसमें, हाई लैक्टोज कंटेंट होता है जिसके कारण जो इसका दूध होता है काफी मीठा होता है। नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट शुड बी द मैक्सिमम लिमिट ऑफ ट्रैक्टर व्हील स्लिप ड्यूरिंग एग्रीकल्चरल फील्ड ऑपरेशंस। ट्रैक्टर चलित व्हील के फिसलने, व्हील स्लिप की सीमा कृषि कार्यों के दौरान कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। 5%, 45%, 30%, 15%। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो रहा है, फील्ड ऑपरेशन हो रहा है, तो यहाँ पे जो व्हील है, ट्रैक्टर का जो व्हील है वो यहाँ पर मिनिमम कितना स्लिप करना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं करना चाहिए। तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो गया जैसे कि टीलेज हो गया, हेरोइंग हो गया या फिर भारी खिंचाई का काम हो गया, तो यहाँ पर अगर टायर का जो स्लिप है, व्हील स्लिप की बात करेंगे तो 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 10 से 15%, ठीक है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, करनाल बंट डिजीज इन व्हीट क्रॉप इज कॉज्ड बाय विच फंगस। गेहूं ट्रिटिकम एस्टिवम की फसल में करनाल बंट रोग किस कवक द्वारा होता है। न्यूसेविया इंडिका, टिलेटिया इंडिका अब इसका नया नाम है, इर्सिफ ग्रैमनिस, उस्टिलिगोनुडा, पक्सिनिया ग्रैमनिस। क्या है इसका सही आंसर। जो करनाल बंट है गेहूं में देखने को मिलता है, ट्रिटिकम एस्टिवम इसका साइंटिफिक नेम होता है गेहूं का, तो ये किस कवक के द्वारा होता है। तो जितने भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर लीजिए, जो इसका सही आंसर है उसको नोट कर लीजिए। तो आज सभी को आंसर देना है, जितने भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है जो इस वीडियो को क्लिक किए हैं, जो यहाँ पर अभी तक इस क्लास को देख रहे हैं, वो लास्ट में कमेंट करके जाएंगे कितना उनका सही हो रहा है 25 क्वेश्चन में, और अपना कैटेगरी क्या है ये बता के जाएंगे, ठीक है। तो करनाल बंट की बात करेंगे तो ये नोसेरिया इंडिका के कारण होता है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। इस डिजीज का खोज है वो किसके द्वारा हुआ था तो ये मित्रा के द्वारा, मित्रा के द्वारा हुआ था। कब हुआ था तो 1931, 1931 में। कहां पर, करनाल हरियाणा में, करनाल हरियाणा में, ठीक है। इसमें क्या होता है तो फॉल फिशी ऑर्डर देखने को मिलता है, मरी हुई मछली के जैसा इसमें स्मेल आने लगता है, सड़ा हुआ मछली के जैसा, ठीक है। किस कंपाउंड के कारण होता है तो ट्राई मिथाइल अमाइन के कारण। कंपाउंड यहां पे याद रखना है, ट्राई मिथाइल अमाइन के कारण, ठीक है। कवक का क्या नाम है तो नेवसिविया इंडिका, नया नाम क्या है इसका टिलेटिया इंडिका, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे यहाँ पर बाकी के ऑप्शन का, तो ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे तो ये फंगस के द्वारा होता है जिसका नाम है पाउडरी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू कॉज करता है। पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज जो है उसको उस पाउडरी मिल्ड्यू जो डिजीज है इसका जो कवक होता है वो होता है इरिसिपा ग्रैमनिस, ठीक है। उस्टिलागोनुडा की बात करेंगे तो इससे क्या होता है तो लूज स्मट ऑफ वीट, ठीक है। पक्सेनिया ग्रैमनिस की बात करेंगे तो यहाँ पे ब्लैक रस्ट या फिर स्टेम रस्ट, ब्लैक रस्ट, स्टेम रस्ट,
इसको कॉज करता है। ठीक है, कर्नाल बंट, नेफ्सिविया इंडिका, फॉल फिशी स्मेल, इसको आप पढ़ लेंगे। ठीक है, जो भी यहाँ पर लिखा हुआ उसको मैंने ही बता दिया, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। लूस स्मट की बात करेंगे तो स्लेगोनोइडा ट्रिटिकाई क्या होता है, ये इंटरनली सीड बॉर्न डिजीज है। एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, इंटरनली सीड बॉर्न डिजीज है वो कौन सा डिजीज है। ठीक है, वीट में देखने को मिलता है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क लगा लेंगे, एग्जाम में पूछा गया है। ब्लैक रस्ट, स्टेम रस्ट की बात करेंगे तो पक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिकाई, किलर डिजीज ऑफ वीट। वीट का किलर डिजीज कौन है, ब्लैक रस्ट, स्टेम रस्ट। पाउडरी मिल्ड्यू, इसिफिया ग्रेमिनिस ट्रिटिकाई के द्वारा पाउडरी मिल्ड्यू ग्रोथ देखने को मिलता है कहां पर, लीव्स में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23, सनफ्लावर हेलियंथस एनस, ये इसका साइंटिफिक नेम है, बिलोंग्स टू विच कैटेगरी ऑफ प्लांट्स। सूरजमुखी हेलियंथस एनस किस प्रकार के पौधों की श्रेणी में आता है। दिवस निष्प्रभावी पौधा, डे न्यूट्रल प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, कैंप प्लांट। तो सबसे पहले यहाँ पर 10 से 15 सेकंड में आपको इसका आंसर देना है, और जैसे ही आप आंसर अपना नोट कर लेते हैं तो यहाँ पर अगर सनफ्लावर से क्वेश्चन है तो सनफ्लावर के बारे में आपको जितना कुछ पता है, क्रोमोजोम नंबर पता है आपको, इसका साइंटिफिक नेम पता है, इसके फ्रूट टाइप को क्या बोलते हैं, इन्फ्लोरेसेंस को क्या बोलते हैं, वैरायटी क्या क्या है, जो भी आपको जानकारी है तुरंत से कॉपी में नोट कर लीजिए, रिविजन के तौर पर एकदम से तुरंत नोट कर लीजिए। आपका राइटिंग जैसा भी हो अच्छे तरीके से उसको लिख लीजिए। तो यहाँ पर सनफ्लावर की बात करेंगे तो इसको तीनों सीजन में, चाहे रबी हो, चाहे खरीफ हो, चाहे जायद हो, कोई भी सीजन में ये ग्रो कर जाता है। इसका क्या मतलब हुआ, ये डे न्यूट्रल है। इसका मतलब यही हो रहा है यहाँ पर कि ये डे न्यूट्रल है। अगर शॉर्ट डे का रहता तो फिर ये खरीफ में आता, लॉन्ग डे का रहता तो रबी में आता, लेकिन ये तीनों सीजन में ही ग्रो कर जा रहा है, तो ये डे न्यूट्रल प्लांट है। ठीक है, और अगर प्रकाश संश्लेषण की दृष्टि से देखें तो ये C3 प्लांट में आता है। ठीक है, C3 प्लांट में आता है। शॉर्ट डे प्लांट की बात करेंगे तो जो प्रकाश अवधि है वो यहाँ पर 12 घंटे से कम चाहिए होता है। किस किस में, जैसे कि यहाँ पे धान पैडी हो गया, मेज हो गया, सोयाबीन हो गया, ज्वार, बाजरा, मुख्यतः खरीफ क्रॉप। ठीक है, मुख्यतः खरीफ क्रॉप शॉर्ट डे प्लांट के अंतर्गत आते हैं। लॉन्ग डे की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, 12 घंटे से यहाँ पे ज्यादा अवधि चाहिए होता है। ठीक है, गेहूं हो गया, वीट, जौ, चना, ग्राम, जितने भी लेग्यूम क्रॉप है, सरसों, मस्टर्ड, ये सब जो हो गया रबी क्रॉप के जो है वो लॉन्ग डे में आते हैं। कैंप प्लांट की बात करेंगे तो यहाँ पे जीरोफैटिक पौधे होते हैं। इसमें कैसे होते हैं, जीरोफैटिक प्लांट्स आते हैं। क्या क्या एग्जांपल है, जैसे कि इसमें अनानास हो गया, पाइनएप्पल, अनानास, पाइनएप्पल, नागफनी हो गया, कैक्टस, एलोवेरा, ये सब इसके एग्जांपल है। ठीक है, तो यहां पर इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए, डे न्यूट्रल प्लांट। यहां पर आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, स्लाइड सेम चीज लिखा हुआ है यहाँ पर, डे न्यूट्रल में कौन कौन सा एग्जांपल है, शॉर्ट डे में क्या एग्जांपल है, और लॉन्ग डे में क्या एग्जांपल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, इन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इन विच ईयर वाज द एग मार्क एक्ट इनेक्टेड। कृषि विपणन में एग मार्क अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, 1960, 1955, 1982, 1937, 1960, 1955, 1982, 1937। तो एग मार्क का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्किंग एक्ट। ठीक है, ये कब आया था, तो ये 1937 में। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका मुख्यालय कहां पे है, तो फरीदाबाद में। हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो कहां पे है, फरीदाबाद। ये कहां पे है, तो हरियाणा में। ठीक है, और इसकी जो केंद्रीय प्रयोगशाला है, ये कहां पे है, तो ये नागपुर में है, ठीक है, नागपुर महाराष्ट्र में। 1955 की बात करेंगे तो यहाँ पे एफपीओ आया था, एफपीओ क्या है इसका फुल फॉर्म, तो फूड प्रोडक्ट्स ऑर्डर। ठीक है, इसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत से यहाँ पे इसेंशियल कमोडिटी एक्ट और फूड प्रोडक्ट ऑर्डर जो है ये 1955 में आया था। ठीक है, 1982 की बात करेंगे तो यहाँ पर 12 जुलाई, नाबार्ड। ठीक है, 1960 के बारे में आपको बताना है, 1960 के बारे में आप क्या जानते हैं इसके बारे में बताइए। 1960 को बहुत कुछ हुआ था एग्रीकल्चर की दृष्टि से, तो कमेंट करके आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, कब लागू हुआ था और इसका हेडक्वार्टर पर्पस क्या है यहाँ पे
और ये रहा क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू नाबार्ड, व्हाट इज द जनरल वैलिडिटी पीरियड ऑफ द किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी स्कीम? नाबार्ड के अनुसार किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी योजना की वैलिडिटी सामान्यतः कितने वर्षों के लिए होती है? 3 वर्ष, 10 वर्ष, 1 वर्ष, 5 वर्ष। कितना होता है यहाँ पर वैलिडिटी केसीसी का नाबार्ड के अनुसार? तो यहां पर केसीसी की बात करेंगे तो ये कब आया था? तो 1998 में। किसकी सिफारिश से? तो आरबी गुप्ता कमेटी की सिफारिश से। ठीक है। इंटरेस्ट सब्वेशन की बात करेंगे तो वो कितना है इसमें? ये कितना है इंटरेस्ट सब्वेशन? तो ये 3% है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। लॉन्चिंग ईयर की बात करेंगे तो 1998। रिकमेंडेड बाय किस समिति के द्वारा? आरबी गुप्ता कमेटी के द्वारा। कार्ड वैलिडिटी की बात करेंगे तो 5 वर्ष, 5 ईयर। नॉर्मल इंटरेस्ट रेट की बात करेंगे तो 7% है, अप टू 3 लाख। प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव की बात करेंगे तो यहाँ पे 3% है। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 4%। कोलेक्टरल फील्ड लोन लिमिट की बात करेंगे तो ये कितना? अप टू 1.60 लाख। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपने सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। ये सारे क्वेश्चन आपको कैसा लगा ये भी बताना है। एग्जाम ओरिएंटेड है कि नहीं है, क्या लग रहा है आपको, और आप कितना यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेन किए, मतलब कितना क्वेश्चन यहाँ पे सही किए। 25 क्वेश्चन में आप कितना क्वेश्चन सही किए, कितना क्वेश्चन यहाँ पर स्किप किए, कितना मार्क्स आपका आ रहा है और किस कैटेगरी से है, ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या जानना है यहाँ पर? तो थैंक यू आप सबका क्लास में बने रहने के लिए। ये प्रैक्टिस सेट 2 था। जितने भी स्टूडेंट अभी तक प्रैक्टिस सेट 1 को कंप्लीट नहीं किए वो चैनल में जाके देख लेंगे और अपना स्कोर वहां पर भी कमेंट करेंगे। ठीक है, इसके बाद तीसरा सेट भी आएगा, उसके बाद चौथा सेट भी आएगा। ठीक है, प्रीलिम्स एग्जाम से पहले आपको 4-5 सेट करवा दिया जाएगा ताकि आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल हो। थैंक यू आप सभी का क्लास में बने रहने के लिए। वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।